साथियों नमस्कार। आज 31 जुलाई को हिंदी साहित्य के महान कथा सम्राट कहलाने वाले, कलम के सिपाही कहलाने वाले मुंशी प्रेमचंद का 143वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बनारस शहर से चंद किलोमीटर आगे लमही नामक एक गांव में प्रेमचंद का जन्म हुआ था। बचपन में उन्हें नवाब नाम दिया गया था घर पर, और अपने मित्रों के बीच में वो नवाब नाम से जाने जाते थे। उनका आधिकारिक नाम धनपत राय था। बचपन में नवाब लमही के बगल में लालपुर नामक गांव के एक मौलवी जो दर्जी थे, उनसे उर्दू, फारसी और अरबी की तालीम ली और धीरे धीरे उन्होंने हिंदी की भी पढ़ाई की। किसी तरह की औपचारिक शिक्षा बचपन के दौर पर प्रेमचंद ने नहीं ली। बाद में उन्होंने बनारस शहर के क्वींस कॉलेज में हाई स्कूल की पढ़ाई की। उनका बचपन बहुत ही दुश्वारियों और मुश्किलों से गुजरी। उनके पिता अजायब लाल डाक मुंशी थे। अंग्रेज़ों के ज़माने में डाक मुंशी कहलाए जाते हैं। डाकिया को पोस्ट कार्ड और लिफाफा वगैरह बांटना और गांव के लोगों की चिट्ठियां लिखना, ये उनका काम था। और नवाब के बचपन में ही उनकी माँ गुज़र गई। बाद में सौतेली माँ आ गई। घर से वो धीरे धीरे उनका रिश्ता कम होता गया। बाद में चलकर हाई स्कूल की पढ़ाई करते हुए 15 साल की उम्र में नवाब ने शादी कर ली, लेकिन वो शादी बनी नहीं। बहुत से संघर्षों के साथ नवाब राय ने अपना बचपन गुजारा। 19 साल के उम्र में 15 रुपए के वेतन पर उन्हें पहली बार चुनार में एक मिशन स्कूल में टीचर का काम मिल गया, लेकिन कुछ कारणों से काम छोड़ना पड़ा कुछ महीनों बाद। और अच्छा हुआ कि उन्हें बहराइच में सरकारी स्कूल में 20 रुपए के तनख्वाह पर सरकारी नौकरी मिली, मास्टर की शिक्षक की नौकरी मिली। बाद में बहराइच से प्रतापगढ़ में शिफ्ट हो गए। उसके बाद उन्होंने टीचर की ट्रेनिंग ली और उसके बाद कानपुर, इलाहाबाद जैसे शहरों में हेडमास्टर का काम किया, बहुत ही कम उम्र में। और बाद में अंग्रेज़ों की सरकार में शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर वे नियुक्त हुए। और बचपन से ही कहानियाँ और उपन्यास उर्दू में, फारसी में, अंग्रेज़ी में, हिंदी में पढ़ना उनका बराबर काम था। हिंदी में बहुत सारे उपन्यास नहीं हुआ करते थे, लेकिन उर्दू में और फारसी में बहुत सी कहानियों को उन्होंने पढ़ा और उस तरह उनके अंदर वो एक साहित्यकार बनने की इच्छा हुई। और स्कूल में मास्टरी करते हुए वो लिखते थे। उनकी पहली रचना जो है हाई स्कूल में, वो कुछ दिन गोरखपुर में थे और गोरखपुर में जिस घर में वो रहते थे उनके साथ साथ उनके दूर के रिश्ते के एक मामा जी रहते थे। मामा जी थोड़ा रंग मिजाज आदमी था और उनके कुछ काले करतूतों पर प्रेमचंद ने एक नाटक लिखा, क्योंकि मामा जी के साथ उनका बनता नहीं था। मामा जी इनको बहुत डांटते थे। पूरा नाटक लिख के मामा जी के पलंग के सिरहाने पर वो नाटक लिख के वो स्कूल चले गए। मामा जी ने पढ़ लिया तो उनको लगा कि अब सब गड़बड़ है, तो मामा जी अपना बिस्तर गोल करके चले गए, गोरखपुर छोड़ दिए। तो ये प्रेमचंद की पहली रचना है, अप्रकाशित ज़रूर।
प्रेमचंद के अंदर एक वेदना थी, एक पीड़ा थी, समाज की बुराइयां। एक तो भारत गुलाम था, अंग्रेज़ों का अत्याचार, अंग्रेज़ शासकों का अत्याचार, और समाज में जो महाजन हैं, ब्राह्मण हैं, इन लोगों का अत्याचार, ठाकुरों का अत्याचार, और एक कायस्थ परिवार के होने के बावजूद प्रेमचंद के दिल में दलितों के प्रति एक बहुत बड़ी पीड़ा थी, और मेहनतकश किसानों के प्रति एक पीड़ा थी। उन सब के संघर्षों को प्रेमचंद ने बहुत अच्छी सरल भाषा में, आम लोगों की भाषा में बहुत सुंदर तरीके से तस्वीर खड़ी कर दी। प्रेमचंद की रचनाओं में हम देखते हैं वो सिर्फ कला के लिए नहीं लिखते, उनके हर कहानी में संदेश है। प्रेमचंद के 229 कहानियाँ प्रकाशित हैं और साथ साथ 18 उपन्यास भी। उनके उपन्यास में निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन, गोदान, इस तरह के तमाम उर्दू में और हिंदी में बहुत सारे उपन्यास, और सब में बहुत अच्छे संदेश है। उनकी कहानियाँ अनगिनत सामाजिक समस्याओं पर हैं। विधवाओं के साथ जो अन्याय होता है, अत्याचार होता है, और जो किसानों के साथ जो अत्याचार होता है, धर्म के नाम पर आपस में जो लड़ाई है उसके बारे में भी प्रेमचंद ने लिखा। मंदिर मस्जिद, हिंदुओं और मुस्लिमों की आपसी लड़ाई पर है। उनका जो सर्वश्रेष्ठ सबसे चर्चित उपन्यास गोदान है, जिसमें ब्राह्मणवाद का एक बहुत सुंदर, एक बहुत मजबूत तस्वीर है। तो इसके साथ साथ सवा सेर गेहूँ एक कहानी है, जिसमें महाजनी के खिलाफ एक बहुत बड़ा संदेश है। सदगति एक बहुत ही मजबूत कहानी है। जिस तरह ब्राह्मणवाद पंडितों के अंदर दलितों को दोहन करने की जो प्रवृत्ति है उसके खिलाफ, ठाकुर का कुआं, जो ठाकुर पानी बेचता है और दलितों के साथ जो भेदभाव करता है, पानी के नाम पर अत्याचार करता है, इसका बहुत मजबूत संदेश उसमें दिया गया। तो तमाम कहानियों में जो बुज़ुर्ग लोगों की तकलीफ़ें और जातिवाद और धर्मवाद, अंधविश्वास, इन सारी बातों के खिलाफ सुंदर संदेश है। इन दिनों हम लोग बनारस में सर्व सेवा संघ के ज़मीन को सरकार द्वारा अवैध और अन्यायपूर्ण तरीके से कब्जा करने और वहाँ के लोगों को बेदखल करने के संघर्ष में लगे हुए हैं। तो प्रेमचंद ने इस पर भी उपन्यास लिखा। रंग भूमि बहुत सुंदर कहानी है, जहाँ सूरदास नामक अंधा आदमी जो पांडेपुर में भीख मांगता है, उसके ज़मीन पर जॉन स्मिथ नामक सिगरा के एक ईसाई की नज़र लगी है। वो उस पर सिगरेट की फैक्ट्री बनाना चाहता है और उसकी पत्नी वहाँ संडे स्कूल चलाना चाहती है, लेकिन उसकी बेटी सोफिया वो अच्छे विचारों की है, वो सूरदास का साथ देती है और एक आंदोलन चला लेती है। तो इस तरह के जो ज़मीन पर लोगों की लालच है, लोभ है, जिसके चलते अत्याचार करते हैं, इस पर भी सुंदर कहानियाँ और उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है। तमाम रचनाएं हैं, जैसे आजकल हम लोग जबरन धर्मांतरण का झूठा आरोप लगातार अखबारों में पढ़ रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, सारी झूठी कहानियाँ। कोई पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए दूसरों पर अत्याचार करते हैं। तो ऐसे ही एक घटना पर प्रेमचंद की कहानी है मंत्र। और मंत्र, प्रेमचंद ने 2 मंत्र कहानियाँ लिखी। एक तो एक सपेरे के बारे में, लेकिन ये जो कहानी है उसमें कितना सुंदर संदेश दिया है कि एक
धर्मांतरित होने वाले लोगों को वापस घर वापसी कराने के लिए एक पंडित लीलाधर चौबे आते हैं और अंत में उनका मन परिवर्तन होता है उन गरीब लोगों की ईमानदारी और प्रेम को देखकर। और वो कहते हैं कोई श्लोक मंत्र की ज़रूरत नहीं है, हम एक दूसरे के दिल में रहें, यही सबसे बड़ा मंत्र है। तो प्रेमचंद की रचनाएं बहुत ही अच्छे सामाजिक संदेश देते हैं। एक अच्छे समाज का सपना है प्रेमचंद के सारी रचनाओं में। प्रेम पूर्ण समाज, शांतिपूर्ण समाज, अहिंसात्मक समाज और मेल मिलाप और क्षमा का समाज, और जहाँ अत्याचार ना हो, जहाँ भ्रष्टाचार ना हो, जहाँ दोहन और शोषण ना हो, जहाँ सबका सम्मान हो, गरीब का भी सम्मान हो, दलितों का सम्मान हो, इसके लिए प्रेमचंद मजबूती से लिखते हैं। मेरे मित्रों, प्रेमचंद ऐसे दौर में लिखने लगे जब हिंदी साहित्य में केवल तिलिस्मी कहानियों की रचना होती थी, उपन्यासों की रचना होती थी, जैसे चंद्रकांता जैसे। तो लेकिन प्रेमचंद ने एक नई धारा, नई साहित्यिक धारा की शुरुआत की, नई साहित्यिक शैली का उन्होंने आविष्कार किया। दरिद्रों और कमज़ोरों के दर्द के उनकी पीड़ाओं के बहुत सुंदर तरीके से, साहित्यिक तरीके से बयान। प्रेमचंद की भाषा साधारण लोगों की लोक भाषा थी। प्रेमचंद की सारी रचनाओं में आप लोकोक्तियों को देखेंगे, बहुत सारी कहावतें और बहुत सारे ऐसे शब्दों जो लोग आसानी से बोलते हैं। प्रेमचंद फारसी के बहुत बड़े ज्ञानी थे, उर्दू के बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनके कुछ पत्राचार को देखेंगे तो मैं पढ़ता हूँ लेकिन मैं कुछ समझ ही नहीं पाता, ऐसे ऐसे बड़े बड़े शब्दों का उन्होंने उपयोग किया। लेकिन उनके साहित्यिक रचना में इस तरह के कोई शब्द नहीं। अंग्रेजी के भी वो बड़े ज्ञानी थे, लेकिन उनके हिंदी रचनाएं वो आम लोग आराम से पढ़ सकते हैं। तो प्रेमचंद हमें एक बहुत मजबूत संदेश देता है कि संघर्षों, मुसीबतों, दुश्वारियों के बीच में रहते हुए भी हम समाज के लिए साहित्य के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं। साहित्य के माध्यम से समाज को एक अच्छी और नई दिशा दी जा सकती है। प्रेमचंद ने अपने जीवन भर बहुत सी बीमारियों को झेला और बीमारियों से गुजरते हुए सिर्फ 56 साल की उम्र में सन 1936 में उनका देहांत हुआ। और 56 वर्षों के दौर में उन्होंने भारत के लिए, पूरे विश्व के साहित्य के लिए और हिंदी साहित्य के लिए विशेषकर बहुत कुछ दिया है। आज हम प्रेमचंद का आदर करते हैं, सम्मान देते हैं और उन्हें अपने लिए एक आदर्श के रूप में मानते हैं। आप सभी को प्रेमचंद जन्मोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं।